हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AIE ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे हम लोग इतिहास के विषय में चर्चा कर रहे हैं और उससे जुड़ी तथ्यों के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने देखा, इतिहास के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त किया, इतिहास के प्रकार, इतिहास के कितने भागों में बांटा जा सकता है इसके विषय में देखा, और इतिहास जानने के स्रोत के अंतर्गत विभिन्न तथ्यों के विषय में हमने जानकारी प्राप्त किया। तो उसी क्रम में आज हम लोग सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंधु हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है। किस सभ्यता के लिए? सिंधु सभ्यता के लिए। क्या क्या नाम है उनके? सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। इनमें से प्रत्येक शब्द की एक पृष्ठभूमि है। ये जो भी 3 नाम हैं, ऐसा नहीं है कि इसे ऐसे ही रख दिया गया है। इन नामों को रखने के पीछे भी कारण है, जिसे आगे हम लोग जानेंगे। प्रारंभ में पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा एवं तत्पश्चात मोहनजोदड़ो की खोज हुई। तब यह सोचा गया कि यह सभ्यता अनिवार्यतः सिंधु घाटी तक सीमित थी, अतः इसे सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया गया। यानी सबसे पहले पंजाब के हड़प्पा एवं उसके बाद मोहनजोदड़ो की खोज हुई। तब उस समय यह सोचा गया था कि यह जो सभ्यता है वह सिंधु घाटी तक ही सीमित होगी, अतः इसे सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दे दिया गया। हड़प्पा या सिंधु संस्कृति का उदय ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि पर भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। इसका नाम हड़प्पा संस्कृत पड़ा, क्योंकि इसका पता सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत में अवस्थित हड़प्पा के आधुनिक स्थल में पता चला था। यानी जब 1921 में पता चला कि ये जो सभ्यता है हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुई है, तो इसलिए इसे हड़प्पा संस्कृति का नाम दे दिया गया। इस परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का केंद्र स्थल पंजाब और सिंध में मुख्यतः सिंधु घाटी में पड़ता है। दजला, फरात और नील घाटी सभ्यताओं की समकालीन यह सभ्यता अपने विशिष्ट नगर नियोजन एवं जल निकासी व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उस समय उस सभ्यता में बहुत ही बेहतरीन नगर नियोजन का उदाहरण मिलता है और उसके साथ साथ जल निकासी की भी बहुत ही बेहतरीन सुविधा उपलब्ध थी, जिसके लिए ये काफी प्रसिद्ध है। 1921 में भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पंजाब, जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा का अन्वेषण किया था। यानी हड़प्पा का अन्वेषण किसने किया? यहाँ पे राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था 1921 में। और किसके निर्देशन में? सर जॉन मार्शल के निर्देशन में, जो भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के महानिदेशक थे। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया। यानी सबसे पहले जॉन मार्शल ने ही इसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया। इस सभ्यता की अब तक 350 से अधिक
स्थल प्रकाश में आ चुके हैं। इसका अधिकांश स्थल लगभग 200 गुजरात में है। यानी अब तक 350 के लगभग स्थान हमें मिल चुके हैं जहाँ पे सभ्यता थी, और उसमें से भी सबसे अधिक यानी लगभग 200 गुजरात में ही प्राप्त हुए हैं। विभाजन के पूर्व उत्खनित अधिकांश स्थल विभाजन के उपरांत 1947 जब विभाजन हुआ था पाकिस्तान में चले गए। अपवाद स्वरूप 2 स्थल कोटला नियंग खां रोपड़ सतलज नदी पर तथा रंगपुर मादर नदी तट पर जो काठियावाड़ में स्थित है भारतीय सीमा क्षेत्र में शेष बचे हैं। यानी अधिकांश भाग पंजाब में चले गए और अपवाद स्वरूप 2 जो भाग हैं वो भारतवर्ष में की सीमा पे स्थित हैं। काल निर्धारण। संध्या सभ्यता की तिथि को निर्धारित करना भारतीय पुरातत्व का विवादग्रस्त विषय है। यह सभ्यता आरंभ से ही विकसित रूप में दिखाई पड़ती है तथा इसका पतन भी आकस्मिक प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है। देखिए, संध्या सभ्यता की जो उत्पत्ति है, काल निर्धारण है, उसका कोई एक्यूरेट समय नहीं पता हो पाया है। अलग अलग विद्वानों में अलग अलग समय बताया है, इस वजह से उसमें विवाद भी है। और इसके पतन का कारण भी आकस्मिक बताया जाता है, बहुत ही अचानक पतन हुआ है, तो ये भी पूरी तरह से एक्यूरेट समय निर्धारित नहीं है। इस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयास जॉन मार्शल का रहा है। उन्होंने 1931 में इस सभ्यता की तिथि लगभग 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक किया था। वहां पे गलत हो गया है। देखिए, सर जॉन मार्शल ने जो समय निर्धारित किया 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक निर्धारित किया है। रेडियो कार्बन 14C जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की (1750 ईसा पूर्व) तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है, जो सर्वाधिक मान्य है। ये बीच में गलत चीज आ गया है, यहाँ पे समझा जाए। सभ्यता की तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है, जो सर्वाधिक मान्य, इसे ज्यादा मान्यता दी गई है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यह सभ्यता 400 से 500 वर्षों तक विद्यमान रही तथा 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य अपने परिपक्व अवस्था में थी। यानी सबसे ज्यादा विकास इस समय हुआ था 2200 ईसा पूर्व से लेकर के 2000 ईसा पूर्व तक, और यह लगभग 400 से 500 वर्षों तक की सभ्यता विद्यमान रही है। आइए एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि किस विद्वान ने क्या क्या काल निर्धारण किया है सिंधु सभ्यता के लिए। जॉन मार्शल ने 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक निर्धारित किया है। अर्नेस्ट मैके ने 2800 से 2500 ईसा पूर्व तक इसको निर्धारित किया है। माधव स्वरूप वत्स ने 3500 से 2700 ईसा पूर्व से निर्धारित किया है। सीजे गैड ने 2350 से 1750 ईसा पूर्व निर्धारित किया है। मार्टिमर व्हीलर 2500 से 1500 ईसा पूर्व निर्धारित किया है, और फेयर सर्विस ने 2000 से 1500 ईसा पूर्व तक इसका समय निर्धारित किया है। तो यही बात है कि सिंधु सभ्यता के समय में के निर्धारण में अलग अलग विद्वानों में अलग अलग समय बताया है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा विवाद इसमें रहता है।
अब आइए विस्तार के विषय में समझते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ हुआ था, कहाँ कहाँ यह फैला हुआ था। अब तक इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान और भारत में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र के भागों में पाए जा चुके हैं। इस सभ्यता का फैलाव उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में मकरान समुद्र तट से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ तक है। यानी जो इसका विस्तार है बहुत जगहों पे हुआ है। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल सुतका गेडोर जो बलूचिस्तान में है, पूर्वी पूरा स्थल आलमगीर, उत्तरी पूरा स्थल माडा जम्मू में जो है तथा दक्षिणी पूरा स्थल दैमाबाद है। इस त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल वर्तमान में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस सभ्यता के विस्तार के आधार पर ही स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया है। देखिए, इस सभ्यता के विस्तार के आधार पर स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया है। यानी इसका विस्तार बहुत ही अधिक था, जिस वजह से स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां बताया। सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे, इसके विषय में चर्चा करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रवर्तकों या मूल संस्थापकों के संबंध में हमारी उपलब्ध जानकारी केवल समकालीन खंडहरों से प्राप्त मानव कंकाल और कपाल खोपड़ियां ही हैं। यानी जो भी जानकारी हमें मिली है उस समय के खंडहरों से जो भी प्राप्त हुए हैं नरकंकाल या खोपड़ियां, उन्हीं से सारी जानकारियां मिली हुई हैं। प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि मोहनजोदड़ो की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी, जिसमें कम से कम 4 प्रजातियां थीं। यानी मोहनजोदड़ो में जो जनसंख्या रहती थी उसमें लगभग 4 तरह की प्रजातियां थीं। पहला प्रोटो आसलाइड, दूसरा भूमध्य सागरीय और तीसरा अल्पाइन, चौथा मंगोलायड। ये 4 प्रजातियां रहती थी। आमतौर पर यही धारणा है कि मोहनजोदड़ो के लोग मुख्यतः भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। किसी प्रजाति विशेष द्वारा सिंधु सभ्यता के प्रवर्तन या संस्थापन करने के संबंध में इतिहास एवं पुरातत्वविदों के मध्य काफी मतभेद है। यानी यहाँ पे भी बहुत बड़ा मतभेद है कि किसने सिंधु सभ्यता को स्थापित किया। यहाँ पे भी बहुत बड़ा मतभेद है। सिंधु सभ्यता के प्रवर्तकों को द्रविड़, ब्राहुई, सुमेरियन, पड़ी असुर, वृत्त, वाहिक, दास, नाग आर्य प्रजातियों से संबंधित बताया जाता है। परंतु अधिकांश विद्वान इस मत से सहमत है कि द्रविड़ ही सिंधु सभ्यता के निर्माता थे। यानी अधिकतर विद्वान जो हैं वो इस बात पे राजी हैं कि सिंधु सभ्यता का निर्माण द्रविड़ों ने ही किया था। एक चार्ट के माध्यम से फिर समझते हैं कि किस विद्वान ने सिंधु सभ्यता के निर्माता को किसे माना है। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र ने आर्यों को सिंधु सभ्यता के निर्माता माना है। गार्डन चाइल्ड ने सुमेरियन को माना है, राखाल दास बनर्जी ने द्रविड़ को माना है तथा व्हीलर ने दस्यु एवं दास को माना है। इसी वजह से
इसमें भी बहुत बड़ा मतभेद चलता है, क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग लोगों को सिंधु सभ्यता के निर्माता के रूप में माना है। मुख्य स्थल: सिंधु घाटी के जिन नगरों की खुदाई की गई है उन्हें निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है: केंद्रीय नगर, तटीय नगर या पत्तन, और तीसरे में अन्य नगर एवं कस्बे। तो आइए एक एक का विस्तृत चर्चा करते हैं। केंद्रीय नगर: सिंधु सभ्यता के 3 केंद्रीय नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धौलावीरा समकालीन बड़ी बस्तियां थी। यानी जो 3 केंद्रीय नगर थे उन केंद्रीय नगरों का नाम है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धौलावीरा। ये बहुत बड़ी बड़ी बस्तियां थीं। अब हड़प्पा के विषय में समझते हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर यह पूरा स्थल स्थित है। ये जो हड़प्पा है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, जो मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा के टीले या ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मेरसन ने दी। 1921 में दयाराम साहनी ने इसका सर्वेक्षण किया और 1923 से इसका नियमित उत्खनन आरंभ हुआ। 1926 में माधव स्वरूप वत्स ने तथा 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने व्यापक स्तर पर उत्खनन कराया। हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में पूर्वी टीले को नगर टीला तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला के नाम से संबोधित किया गया है। यहाँ पर 6-6 की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार का अवशेष प्राप्त है, जिसका कुल क्षेत्र 2745 वर्ग मीटर से अधिक है। 6-6 की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार का अवशेष प्राप्त हुआ है। बहुत बड़ा अन्नागार था जिसका कुल क्षेत्रफल 2745 वर्ग मीटर से भी अधिक है। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधियार 37 नाम दिया गया है। हड़प्पा के किले के बाहर कुछ ऐसे भवन हैं जिनकी पहचान कर्मचारियों के आवास, दस्तकारी के मंच और 275 वर्ग मीटर में फैले अन्नागार से की गई है। यानी हड़प्पा किले के बाहर कुछ ऐसे भवन भी मिले हैं जिनकी पहचान की गई है कि ये जो कर्मचारी होते थे सरकारी या राजा के द्वारा नियुक्त, उनके आवास के लिए बनाया गया था, या जो दस्त करते थे नगरों में उनके लिए बनाया गया था, और 275 वर्ग मीटर में फैले एक अन्नागार के रूप में भी है। सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मुहर सर्वाधिक हड़प्पा से मिले हैं। हड़प्पा में 2 कमरों वाले बैरक भी हैं जो शायद मजदूरों के रहने के लिए थे। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीले को व्हीलर माउंट एबी की संज्ञा प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त यहाँ से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण अवशेष एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया है, पीतल का बना इक्का, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं तथा जौ के दानों के अवशेष आदि मिले हैं। मोहनजोदड़ो। अब आइए मोहनजोदड़ो के विषय में चर्चा करते हैं, जो उसका बहुत ही विस्तृत नगर है। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है, यानी सिंधी में जो इसका शाब्दिक अर्थ है, उसे कहते हैं मृतकों का टीला।
यह सिंध के लरकाना जिले में सिंधु नदी पर स्थित इसकी सर्वप्रथम खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का शायद सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है विशाल स्नानागार, जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। बहुत ही विशाल एक जलाशय यहाँ बनाया गया था मोहनजोदड़ो में, जहाँ पे स्नानागार था। एक तरह से आज के समय में माना जाए तो स्विमिंग पूल की तरह से था, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 11.88 मीटर यह लंबा था और 7.01 मीटर चौड़ा था और 2.4 मीटर गहरा भी था। यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा था। विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है, जो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। यह विशाल अन्नागार था जहां अनाज वगैरह रखने की व्यवस्था थी। मोहनजोदड़ो में नगर योजना के अंतर्गत उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम की ओर जाने वाली समानांतर सड़कों का जाल बिछा था, जिन्होंने नगर को लगभग समान आकार वाले खंडों में विभाजित कर दिया था। देखिए, मोहनजोदड़ो में बहुत ही बेहतरीन व्यवस्थाएं थी। बहुत ही विकसित एक नगर था, जहाँ पे सड़कों का एक तरह से जाल बिछा हुआ था, जिसकी वजह से नगर लगभग समान आकार वाले खंडों में विभाजित हो गया था। मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। वहाँ मोहनजोदड़ो में शासन व्यवस्था राजा के द्वारा नहीं चलाया जाता था, वो जनतंत्रात्मक व्यवस्था थी, यानी जनता द्वारा चुना जाता था और वही शासन चलाता था। यहाँ के किले की रक्षा प्रणाली हड़प्पा के किले के समान थी। इसमें एक सुनियोजित नगर के सभी तत्व दिखाई देते हैं। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण कराया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेषों में महाविद्यालय भवन, कांसे की नृत्यरत नारी की मूर्ति, पुजारी यानी योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ यानी शिव की मूर्ति, कुंभकारों के 6 भट्ठे, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, गले में तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए एवं कुएं से प्राप्त नरकंकाल, घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य भी मिले हैं। अगला नगर है चन्हूदड़ो। यह मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित इस स्थल की सर्वप्रथम खोज 1931 ईस्वी में एमजी मजुमदार ने की थी। 1935 में इसका उत्खनन मैके ने किया। यहाँ संधव संस्कृत के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृत, जिसे झूकर संस्कृत और झांगर संस्कृत कहते हैं, के अवशेष भी मिले हैं। यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। इसकी पुष्टि इस बात से की जाती है कि यह मनके, सीप, अस्त्र तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख है अलंकृत हाथी, खिलौना एवं कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते पदचिन्ह, सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक आदि। चन्हूदड़ो एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं।
चंदोड़ में किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। यहाँ से झूकर झांगर सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं। लोथल अहमदाबाद जिले जो गुजरात में स्थित है के सरागवाला ग्राम से 80 किलोमीटर दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित इस स्थल की सर्वप्रथम खोज डॉक्टर S.R. राव ने 1957 में की थी। सागर तट पर स्थित यह स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। लोथल से मिले एक महान मकान का दरवाजा गली की ओर न खुलकर सड़क की ओर खुलता था। उत्खननों से लोथल की जो नगर योजना अन्य भौतिक वस्तुएं प्रकाश में आई हैं, उनसे लोथल एक लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। यानी यह भी बहुत ही विकसित नगर था। फारस की मुद्रा या सील और पक्के रंग में रंगे हुए पात्रों की उपलब्धि से स्पष्ट है कि लोथल सिंधु सभ्यता काल में सामुद्रिक व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था। लोथल में गढ़ी और नगर दोनों रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। यहाँ नगर के उत्तर में एक बाजार और दक्षिण में औद्योगिक क्षेत्र था। यहाँ के बाजार में शंख का कार्य करने वाले दस्तकारों और ताम्र कर्मियों के कारखाने थे। लोथल की सबसे प्रमुख उपलब्धि जहाजों की गोदी यानी डॉक यार्ड है। यह लोथल के पूर्वी खंड में पक्की ईंटों का एक तालाब जैसा घेरा था। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख है बंदरगाह, धान यानी चावल और बाजरे का साक्ष, फारस की मुहर, घोड़े की लघु मृणमूर्ति, 3 युगल समाधियां आदि। यहाँ की सर्वाधिक प्रसिद्ध उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह के अतिरिक्त मृद भांड उपकरण, मुहरें, वाट एवं मात तथा पाषाण उपलब्ध हैं। कालीबंगा। अगला नगर है कालीबंगा। राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित इस प्राक हड़प्पा पुरा स्थल की खोज सर्वप्रथम ए घोष ने 1953 में की थी। यानी जो कालीबंगा है वो राजस्थान के गंगानगर स्थित है। कालीबंगा में प्राक संधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत का साक्ष्य है। कालीबंगा में किलेबंद पश्चिमी टीले के 2 पृथक पृथक किंतु परस्पर संबद्ध खंड हैं। एक संभवतः जनसंख्या के विशिष्ट वर्ग के निवास के लिए और दूसरा अनेक ऊंचे ऊंचे चबूतरों के लिए, जिसके शिखर पर हवन कुंडों के अस्तित्व का साक्ष्य मिलता है। इस स्थल के पश्चिम में कब्रिस्तान है। कालीबंगा के पूर्वी टीले की योजना मोहनजोदड़ो की योजना से मिलती जुलती है, परंतु इन दोनों में अंतर यह है कि कालीबंगा के घर कच्चे ईंटों के बने थे। इसके विपरीत मोहनजोदड़ो के घर अधिकांशतः पक्की ईंटों के थे। कालीबंगा में कोई स्पष्ट घरेलू या शहरी जल निकास प्रणाली भी नहीं थी। यहाँ पर पाक हड़प्पा एवं हड़प्पा कालीन संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ से प्राप्त कुछ मृदभांड परवर्ती हड़प्पा सांस्कृतिक युग में भी प्रयुक्त किए जाते रहे। यहाँ किए गए उत्खननों में हड़प्पा कालीन सांस्कृतिक युग के 5 स्तरों का पता चला है। सेल खड़ी की मुहरें एवं मिट्टी की छोटी मुहरें सीलें महत्वपूर्ण अभिलिखित वस्तुएं थीं, जिनके वर्ण हड़प्पा कालीन लिपि के समान हैं। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख है बेलनाकार मुहरें, हल्के निशान यानी जुते हुए हल्के साक्ष्य, ईंटों से निर्मित चबूतरे, हवन कुंड या अग्निकुंड, अन्नागार, अलंकृत ईंटों का प्रयोग, घरों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग, युगल तथा प्रतीकात्मक समाधियां आदि। कालीबंगा में शवों के अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियों पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, दाह संस्कार के प्रमाण भी मिले
हैं। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इससे अगली कड़ी में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।